विश्व में कुल 193 देश है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। वहीं विश्व में कुछ ऐसे भी देश है जिन्हें कोई मान्यता नहीं देता, यानी अनरिकग्नाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। निक मिडल्टन की पुस्तक एन एटलस ऑफ कंट्री दैट डोंट एग्जिस्ट में ऐसे सभी देशों का जिक्र किया है जो अपने पहचान के लिए जंग लड़ रहे हैं। इन्होंने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया है। इनके पास अपनी करेंसी, अपना अलग झंडा भी है, लेकिन फिर भी इन्हें कोई मान्यता नहीं देता। हम आज के इस वीडियो में इन्हीं देशों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, नागोर्नो काराबाख। अर्मेनिया व अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख को लेकर दशकों से संघर्ष चल रहा है। आखिर ये दोनों देश नागोर्नो काराबाख को लेकर आपस में लड़ क्यों रहे हैं? चलिए इस विवाद को पूरा समझते हैं। अर्मेनिया व अजरबैजान दोनों देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। तब भी इन दोनों देशों के बीच नागोर्नो काराबाख के इलाके को लेकर विवाद था, लेकिन सोवियत संघ ने इस क्षेत्र को अजरबैजान को दे दिया। लेकिन अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है जिसमें 99% लोग मुस्लिम है। वहीं नागोर्नो काराबाख में अधिकतर आबादी ईसाइयों की है। इस कारण नागोर्नो काराबाख के लोग इस फैसले से नाखुश थे। 1980 में पहली बार विवाद तब हुआ जब नागोर्नो काराबाख की संसद और वहां के रहने वाले लोगों ने भी अर्मेनिया का हिस्सा बनने के लिए वोट किया, क्योंकि अर्मेनिया एक ईसाई कंट्री है जिसमें 98% लोग ईसाई हैं। लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद जो 15 नए देश बने थे, उनमें अर्मेनिया व अजरबैजान भी थे। इसी के साथ नागोर्नो काराबाख के क्षेत्र को अजरबैजान को दे दिया। 1991 में सोवियत संघ से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद अर्मेनिया व अजरबैजान दोनों का नागोर्नो काराबाख पर संघर्ष बढ़ गया और बाद में एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोगों को वहां पलायन करना पड़ा। हजारों लोगों की मौत हुई, जिसके बाद दोनों देशों में युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन दोनों देशों में अक्सर सैनिक झड़पें होती रहती है। इस युद्ध में नागोर्नो काराबाख पर अर्मेनिया की सेना का कब्जा हो गया था, लेकिन अभी भी अंतरराष्ट्रीय रूप से अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके बाद नागोर्नो काराबाख गणराज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिसकी राजधानी स्टेपनाकर्ट है। नागोर्नो काराबाख को कोई भी मान्यता नहीं देता, ना ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य। यह कम्युनिटी फॉर डेमोक्रेसी एंड राइट ऑफ नेशन का सदस्य है, जिसे गैर मान्यता प्राप्त राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है। इसलिए इसे ट्रांसनिस्ट्रिया, अब्खाजिया और दक्षिण ओसेशिया द्वारा मान्यता प्राप्त है। नंबर 2, अब्खाजिया। जॉर्जिया पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो जॉर्जिया भी सोवियत संघ से अलग हो गया और इसी के साथ जॉर्जिया का एक हिस्सा अब्खाजिया ने भी खुद को आजाद देश घोषित कर दिया। इस कारण 1992 में गृह युद्ध छिड़ गया, जिसमें शुरुआत में तो जॉर्जिया की सेना ने बढ़त हासिल की, लेकिन बाद में अब्खाजिया की सैनिकों ने रूसी सेना की मदद लेकर जॉर्जिया पर पलटवार किया। इस लड़ाई में 10,000 लोग मारे गए। इस तरह रूस ने अब्खाजिया देश बनाने में पूरी मदद की, लेकिन हकीकत में तो ये नाम मात्र का ही देश है, क्योंकि अब्खाजिया रूस की कठपुतली है। एक वक्त ऐसा भी था कि हर साल करीब 2 लाख लोग अब्खाजिया में सैर करने के लिए आते थे। ये सालानी दुनिया भर से आते थे, लेकिन अब यहाँ सिर्फ रूस के लोग घूमने फिरने आते हैं। अब्खाजिया और रूस के रिश्ते की बात करें तो दोनों के बीच करीबी रिश्ते हैं। अब्खाजिया पूरी तरह रूस से मिलने वाली मदद पर ही निर्भर है। अब्खाजिया की करेंसी रूबल है और देश की ज्यादातर संपत्ति पर रूस का कब्जा है, लेकिन रूस की मदद के बावजूद बुनियादी ढांचा का रखरखाव की कमी के चलते बिखर रहा है। बता दें कि अब्खाजिया को केवल 5 ही देश रूस, निकारागुआ, सीरिया, नोरू और वेनेजुला ही मान्यता देते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि आज भी अब्खाजिया के बस अड्डे सोवियत संघ के जमाने के हैं। 1990 के दशक से चली आ रही लड़ाई की वजह से यहाँ मलबों के ढेर लगे हुए हैं। जॉर्जिया में तो बकायदा कानून है कि जिसके तहत अब्खाजिया जाने की मनाही है। नंबर 3, दक्षिण ओसेशिया। यह सोवियत संघ के समय यह जॉर्जिया का हिस्सा था, लेकिन जब सोवियत संघ के विघटन से जो 15 नए देश बने, उन्हीं में जॉर्जिया भी था। जॉर्जिया के स्वतंत्र देश बनते ही जॉर्जिया से दक्षिण ओसेशिया ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपना नाम दक्षिण ओसेशिया गणराज्य रख दिया। इस कारण कुछ समय ही बाद दक्षिण ओसेशिया और जॉर्जिया दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया था। इसके बाद 2008 में फिर युद्ध हुआ, जिसमें दक्षिण ओसेशिया ने रूसी सेना की मदद से दक्षिण ओसेशिया पर कब्जा कर दिया। हालांकि जॉर्जिया दक्षिण ओसेशिया को नियंत्रण नहीं करता, लेकिन जॉर्जिया सरकार व यूएन इसे जॉर्जिया का हिस्सा मानते हैं। नंबर 4, ट्रांसनिस्ट्रिया। पहले मालदोवा का हिस्सा था और मालदोवा पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन जब सोवियत संघ से मालदोवा स्वतंत्र हो गया तो तब ट्रांसनिस्ट्रिया ने मालदोवा से खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस कारण ट्रांसनिस्ट्रिया व मालदोवा के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिसमें ट्रांसनिस्ट्रिया को रूस से मदद मिलने के कारण ट्रांसनिस्ट्रिया एक स्वतंत्र देश बन गया। हालांकि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मालदोवा का हिस्सा माना जाता है। ट्रांसनिस्ट्रिया पूरी तरह रूस पर निर्भर है। ट्रांसनिस्ट्रिया को मान्यता देने वाले केवल अब्खाजिया,
दक्षिण ओसेटिया और नागोर्नो काराबाख की मान्यता देते हैं। सही मायने में इन तीनों देशों को कोई मान्यता नहीं देता है। नंबर 5, कोसोवो गणराज्य। यह पहले सर्बिया का भाग था जिसने 2008 में सर्बिया से खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कोसोवो को अमेरिका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब जैसे देश मान्यता देते हैं। वहीं रूस, चीन, भारत और ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश इसे देश की मान्यता नहीं देते, यानी कोसोवो को सर्बिया का हिस्सा मानते हैं। कोसोवो एक लैंडलॉक कंट्री है जिसके उत्तर पूर्व में सर्बिया जिससे यह अलग हुआ था और दक्षिण में मैसिडोनिया और वहीं पश्चिम में अल्बानिया से घिरा हुआ है। वैसे तो कोसोवो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कोसोवो में 95% लोग मुस्लिम हैं जो ज्यादातर गरीबी रेखा में जी रहे हैं। कोसोवो का लगभग 40% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। अगर आप कोसोवो में रह रहे हैं तो वहाँ के नागरिक नहीं है। आपके पैदा होने वाले बच्चे को भी वहाँ की नागरिकता नहीं मिल सकती। बच्चे को इस देश की नागरिकता तभी मिलती है जब माता या पिता दोनों में कोई एक कोसोवो का नागरिक हो। नंबर 6, उत्तरी साइप्रस। साइप्रस जो भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। साइप्रस यह तुर्की के दक्षिण में स्थित है, वहीं ग्रीस के पूर्व में और मिस्र के उत्तर में, सीरिया के पश्चिम में स्थित है। प्राचीन समय में साइप्रस अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से व्यापारिक रास्ते के लिए बेहद अहम था। 333 ईसा पूर्व में ग्रीस के शासक सिकंदर ने इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद इस द्वीप पर रोमन साम्राज्य का अधिकार हो गया। 7वीं सदी के बाद इस द्वीप को अरब देशों के हमले झेलने पड़े। इसके बाद ओटोमन साम्राज्य ने 1575 में साइप्रस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद साइप्रस द्वीप पर धीरे धीरे मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी। वहीं 1875 में ब्रिटिश सरकार व ओटोमन साम्राज्य के बीच एक समझौता हो गया जिसमें साइप्रस द्वीप पर नियंत्रण तो ओटोमन साम्राज्य का रहेगा, लेकिन साइप्रस द्वीप पर ब्रिटेन अपनी सेना रख सकता है। लेकिन जब ओटोमन साम्राज्य ब्रिटेन के दूसरे गुट में शामिल होने के बाद 1914 में ब्रिटेन ने साइप्रस पर कब्जा कर लिया और 1925 में साइप्रस द्वीप ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। लेकिन जल्दी तुर्क मुस्लिमों को ग्रीक ईसाइयों के साथ रहने में परेशानी होने लगी। वहीं ओटोमन साम्राज्य भी खत्म हो चुका था, लेकिन शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के सामने वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। 1960 में ब्रिटिश शासन से साइप्रस को आजादी मिली और साइप्रस गणराज्य बना जहां 80% ग्रीक थे और 20% तुर्क थे। साइप्रस से ब्रिटिश के जाते ही स्थिति एकदम बदल गई, क्योंकि आजादी से भी साइप्रस को राहत नहीं मिली और 1963 में साइप्रस में रहने वाले ग्रीक और तुर्कों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। 1974 में सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की गई। इसी समय तुर्की ने साइप्रस पर आक्रमण कर दिया। सबसे दुखद बात यह है कि 1974 में जब साइप्रस पर तुर्की ने आक्रमण किया तो उत्तरी साइप्रस में तुर्की आक्रमणकारियों ने बर्बरतापूर्वक ग्रीक ईसाइयों को वहां से भगा दिया। 2 लाख ग्रीक ईसाइयों को अपना घर छोड़कर दक्षिण भाग में आके जहां ग्रीक ईसाई रहते थे वे अपने देश में शरणार्थी बन चुके थे। उत्तरी साइप्रस में इस तरह जातीय नरसंहार के बाद 17,000 ग्रीक रह गए थे, लेकिन 20 वर्षों के बाद वहां सिर्फ 715 ग्रीक लोग ही रह गए थे। लेकिन अब उत्तरी साइप्रस में एक भी ग्रीक ईसाई नहीं है। वे लोग कहाँ गए? यही भारत के बंटवारे के समय हुआ था। तब पाकिस्तान में 27% हिंदू थे, लेकिन आज वहाँ सिर्फ 3% ही रह गए हैं। इतने हिंदू कहाँ गए? हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान में एक भी हिंदू ना बचे और इस तरह साइप्रस का एक तरफा विभाजन हो गया, जिसमें साइप्रस 2 भागों में बट गया था। साइप्रस का दक्षिण भाग जहाँ ग्रीक बोलने वाले लोग थे और उत्तर में तुर्की बोलने वाले थे। अगर आप साइप्रस के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पूरे द्वीप को काटती हुई एक लाइन दिखाई देगी जिसे ग्रीन लाइन कहा जाता है। तुर्की के हमले के बाद साइप्रस का 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद तुर्क मुस्लिमों ने विभाजन की मांग की और 1983 में अपने आप को आजाद घोषित कर दिया, जिसे तुर्कीश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस कहा जाता है। हालांकि इसे केवल तुर्की मान्यता देता है, लेकिन आज भी संयुक्त राष्ट्र की सेना वहां तैनात है जिसका काम वहां शांति स्थापित करना है। नंबर 7, सीलैंड। यूं तो विश्व में जहां एक तरफ रूस, चीन और अमेरिका जैसे बड़े क्षेत्रफल वाले देश है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा भी देश है जो इतना छोटा देश है जहां 50 लोग भी नहीं रहते। इस देश का नाम है सीलैंड। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि इंग्लैंड के पोल्क समुद्री तट के लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसे बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे खाली कर दिया। दरअसल 1967 में रॉय बेट्स नाम के मेजर ने इस जगह को ब्रिटेन से
अलग करके एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। तब से रॉय बेट्स अपने परिवार के साथ यहाँ रहने लगे। आपको हैरानी होगी कि रॉय बेट्स ने सीलैंड के लिए डाक टिकट, पासपोर्ट और करेंसी जिस पर रॉय बेट्स की पत्नी जॉन बेट्स की तस्वीर लगी है। इस देश का अपना अलग झंडा भी है। अक्टूबर 2012 में रॉय बेट्स की मृत्यु के बाद उसके बेटे माइकल बेट्स ने खुद को सीलैंड का प्रिंस घोषित कर दिया। माइकल अपनी पत्नी लोरेन और अपनी बेटी कार्लेट के साथ सीलैंड में रहते हैं। सीलैंड का क्षेत्रफल काफी कम है, ऐसे में आजीविका का कोई साधन नहीं है, तो लोगों के डोनेशन से यहाँ रहने वाले लोगों को आर्थिक मदद मिलती है। सीलैंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है, इस कारण दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। नंबर 8, हट नदी की रियासत। यह पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थटन शहर के पास पर्थ के उत्तर में 517 किमी की दूरी पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 75 वर्ग किमी है। इस रियासत में केवल 23 लोग रहते हैं। इस देश के पास कोई अपनी स्थायी सेना नहीं है। इस देश की मुद्रा हट नदी डॉलर है। इस देश की स्थापना लियोनार्ड केसली ने 1970 में की थी। इस देश को बनाने के पीछे की कहानी दिलचस्प है कि 1969 में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने व्हीट कोटा बिल पास किया, जिसके अनुसार कोई किसान 100 एकड़ से ज्यादा की चीज सरकार को नहीं बेच पाएगा। और समस्या ये थी कि लियोनार्ड के 13,000 एकड़ व्हीट प्रोड्यूस होता था। इस कारण लियोनार्ड केसली अपने खेत को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। कुछ समय बाद केसली ने खुद को प्रिंस लियोनार्ड के रूप में कहना शुरू कर दिया था और अपने परिवार के सदस्यों को शाही खिताब देना शुरू कर दिया था। फरवरी 2017 में 91 वर्ष की आयु में और 45 वर्ष तक शासन करने के बाद लियोनार्ड केसली ने अपने सबसे छोटे बेटे प्रिंस ग्रीम को अपना उत्तराधिकारी चुना। लियोनार्ड केसली का निधन 13 फरवरी 2019 को हुआ था। नंबर 9, मुरावरी गणराज्य। यह ऑस्ट्रेलिया के भीतर न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड राज्यों की सीमा के क्षेत्र पर है। मुरावरी गणराज्य के लोगों ने इंग्लैंड की रानी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को स्वतंत्रता से संबंधित घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से गणराज्य पर अपनी वैधता साबित करने के लिए कहा। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और महारानी एलिजाबेथ सेकंड को 30 दिनों के अंदर जवाब देने का अनुरोध किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर 30 मार्च 2013 को मुरावरी गणराज्य ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। मुरावरी गणराज्य का शासन चलाने के लिए राज्य में अस्थायी परिषद का गठन किया गया, जिसके चेयरमैन फ्रेड हुपर हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने स्वतंत्रता की घोषणा को स्वीकार नहीं किया और उनकी स्वतंत्रता को पूरी तरह से मान्यता नहीं दी है। नंबर 10, रिपब्लिक ऑफ लकोटा। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर एक देश है जिसे लकोटा फ्रीडम डेलीगेशन नामक एक मूल अमेरिकी समूह द्वारा बनाया गया था। जब यूरोपीय लोग पहली बार अमेरिका आए तो लकोटा लोग वहाँ हजारों सालों से रह रहे थे। यह जनजाति मूल अमेरिकी है जो अमेरिका के उत्तर मध्य भाग में रहती थी। इन लोगों की संघर्ष की कहानी तब शुरू होती है जब इन्होंने अमेरिका सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें इन्होंने ब्लैक हिल्स में रहने के अधिकार देने का वादा किया था और ब्लैक हिल्स लकोटा के लिए बहुत पवित्र स्थान है। वहीं अमेरिका ने यह समझौता तोड़ा है। ब्लैक हिल्स में सोने के उत्पादन होने के कारण 1998 में अमेरिकी सरकार लकोटा के निवासियों को लगभग $600 मिलियन क्षतिपूर्ति के रूप में देने का वादा किया था। वहीं इन लोगों ने इनकार कर दिया। इनका मानना है कि अगर इन्होंने पैसे लिए तो ऐसा माना जाएगा कि उन पर किए गए अत्याचार ठीक थे। इसलिए 17 अक्टूबर 2007 को लकोटा प्रतिनिधित्व मंडल ने कहा कि लकोटा जनजाति अब संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वे संधि पर हस्ताक्षर करने से पहले की स्थिति में लौटना चाहते हैं। इसके बाद लकोटा गणराज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कोई भी लकोटा गणराज्य का नागरिक बन सकता है। उन्हें केवल इतना ही करना होगा कि वे अमेरिका की नागरिकता छोड़ दे। इनका कहना है कि सरकार पारंपरिक तरीके से चलेगी, जैसे देश में बिजली बनाने के लिए सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। वर्तमान में दुनिया का कोई भी दूसरा देश लकोटा गणराज्य को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दे रहा है। नंबर 11, ब्रोड्सलैंड। यह नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और अंगोला के बीच स्थित है। ऐसा माना जाता है कि ब्रोड्स राज्य की स्थापना 500 साल पहले रानी मबुवाम्बा लोजी ने की थी। यहाँ लगभग 20 से अधिक जनजातियां रहती है। 19वीं सदी के अंत तक ब्रोड्सलैंड ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आता था। 1980 में ब्रिटिश साउथ अफ्रीकी कंपनी ने ब्रोड्स के राजा लेवानिका के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए। 1964 में जब देश को स्वतंत्रता प्राप्त की तब ब्रोड्सलैंड जाम्बिया का हिस्सा बन गया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जाम्बिया ने ब्रोड्सलैंड समझौते
समझौते का उल्लंघन किया है। इसके बाद ब्रॉडसलैंड ने जामीबिया से खुद को स्वतंत्र की मांग की। नंबर 12, सोमालीलैंड, जिसे अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोमालिया का हिस्सा माना जाता है। सोमालीलैंड अदन की खाड़ी के दक्षिण तट पर स्थित है। इसकी सीमा उत्तर पश्चिम में जिबूती और दक्षिण और पश्चिम में इथोपिया से और पूर्व में सोमालिया से लगती है। सोमालीलैंड ने 1991 में सोमालिया से अलग हो गया और इसके बाद खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। आज सोमालीलैंड स्वतंत्र देश के रूप में कार्य कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक भी देश इसे मान्यता नहीं देता है। इसके बजाय इसे आधिकारिक तौर पर सोमाली के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में माना जाता है। हालांकि सोमालीलैंड अपनी करेंसी, आर्मी, पुलिस और पासपोर्ट वीजा है, लेकिन फिर भी इसे कोई मान्यता नहीं देता। सोमालीलैंड बेहद गरीब देश है। यहाँ सबसे बड़ा निर्यातक ऊंटों का होता है। यहाँ आधा इलाका रेतीला है। यहाँ की करेंसी शिलिंग है, जिसकी किसी भी देश में कोई वैल्यू नहीं है। आपको $1 अमेरिकी के लिए 9,000 शिलिंग के नोट देने होंगे।